वेलकम टू माई क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि पिछले क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताया था और एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थात नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड करता था कि वो न्यूक्लियस के चारों तरफ कितने ऑर्बिट्स में घूमेंगे। उसको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। तो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तब उसमें मायने रखता है कि लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उस लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसको ऑक्टेट पूरे करने होते हैं। ऑक्टेट पूरे करने इसलिए होते हैं क्योंकि पूरे विश्व संसार में जो चीजें बनती है, जो सृष्टि है, जिसको नेचर का क्रिएशन कहते हैं, वो इसलिए होता है कि ये सारे ऑक्टेट बनाने के चक्कर में एक दूसरे की चीज से जुड़ते जाते हैं, नई नई चीजें बनती जाती हैं। तो ये लास्ट ऑर्बिट में 8 रहना, जैसे कि आपको हमें बता देते हैं। ये देखिए, अपने पास कुछ गैसेस है, जैसे रास्ते में लाल, नीले, पीले, इस टाइप से बहुत सारी रोशनी दिखती है आपको होर्डिंग में, एडवर्टाइजमेंट में, वो इनर्ट गैसेस के होते हैं। ये इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन, टेफ्लॉन, ज़ेनॉन है। सबके आखिरी ऑर्बिट में 8 है, और हीलियम चूंकि 2 ही है, इसके 2 हैं। अर्थात ये जो आखिरी ऑर्बिट में 8 है, इनको अब 8 बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये क्या करेंगे, किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, इसीलिए इसको कहते हैं इनर्ट गैस। जब कोई एलिमेंट दूसरे से रिएक्शन करता है तब वो चाहता है कि उसके बाजू वाला पीरियोडिक टेबल में जो आप देखेंगे उसके सीरीज में जो इनर्ट गैस रहता है उसके श्रेणी में वो आना चाहता है। कोई नियॉन बनना चाहता है, कोई आर्गन बनना चाहता है, कोई हीलियम बनना चाहता है। कोई हीलियम तो खैर बनेगा नहीं, 2 ही है इसके पास, ज़ेनॉन, रेडॉन। इस श्रेणी में अपने आप को लाके ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, इसलिए सारे रिएक्शंस होते हैं और ये कार्यक्रम चलता रहता है। जैसे कि आप अभी देखेंगे कि कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होते हैं, इसके कई प्रकार है, कितने कई काइंड है, जिसमें एलिमेंट टू एलिमेंट और एलिमेंट टू कंपाउंड इसका कॉम्बिनेशन होता है। उसके कई टाइप के हैं। उससे पहले कि आप कॉम्बिनेशन के तरीके को समझें, आपको एक चीज ये समझना पड़ेगा कि ग्रुप्स क्या चीज है। ये ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं सेपरेटली, इंडिविजुअली। ये आयंस के रूप में रहते हैं और हर कंपाउंड में ये रहते हैं। जैसे कि सल्फेट SO4, SO3 सल्फाइट, सल्फाइड, इसके वैलेंसी ऊपर लिख दिया हूं मैंने, देखिए माइनस में है। नाइट्रेट 1 वैलेंसी है, कार्बोनेट 2 वैलेंसी, फॉस्फेट की 3 वैलेंसी, क्लोराइड जब Cl को लिखते हैं एज एन एलिमेंट तब वो क्लोरीन है, लेकिन जब हम उसको उसमें लिखते हैं तो क्लोराइड होता है। ये है हाइड्रोक्साइड। आपको मालूम है कि पानी बनता है H और OH से। ये ग्रुप्स के साथ ही जब सारे एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तब नई चीज बनती है। कैल्शियम सल्फेट कैसे बनेगा, कैल्शियम और सल्फेट, तो ये बहुत इजी चीज है। कैल्शियम जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि सल्फेट अलग से तो मिलने वाली चीज नहीं है, तो ये क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट बनाएगा CaSO4 और हाइड्रोजन को वो रिलीज करेगा। अब ये कैल्शियम की वैलेंसी 2 और सल्फ्यूरिक एसिड की वैलेंसी 2, इसलिए क्या हो गया, सल्फेट की वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, कैल्शियम की वैलेंसी, इसलिए कैसे हो। इसी की जगह अगर हम सोडियम रख दे, हमने सोडियम रख दिया तो ये क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सल्फेट की वैलेंसी 2 है, क्योंकि कैल्शियम की 2 थी, कैल्शियम की 2 थी, इसलिए CaSO4 हुआ। लेकिन जब सोडियम सल्फेट होता है तब ये Na2SO4, क्योंकि सल्फेट को 2 सोडियम चाहिए। सोडियम की वैलेंसी 1 है, इसलिए एक सल्फेट से उसका काम चलेगा। इसलिए इस प्रकार से ये रिएक्शन बनते हैं। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल और दिखा देता हूं, जिसके तहत आपको ये समझ में आएगा कि ये कॉम्बिनेशन जो है इसमें क्या डाउट है या क्या इसमें बनता है। जैसे कि KClO3, ये KClO3 में क्या बनता है, 2KCl प्लस O2, अर्थात पोटेशियम क्लोरेट
KClO3, ये पोटेशियम क्लोराइड बनता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसलिए KCl बनेगा, और ऑक्सीजन O2। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए फिर आप उसको 3 डालते हैं, 3 दूनी 6 इधर हो जाता है। चूंकि यहाँ पे KClO3 है तो यहाँ पे 2 डाल देंगे तो 3 दूनी ऑक्सीजन 6 हो गया, ये ऑक्सीजन 6 हो गया, पोटेशियम 2 है, पोटेशियम 2 है, इसके बीच में ये आप डाल सकते हैं, और क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन 2 है। ये बैलेंस हुआ। ये जो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन है वो इस प्रकार से जो है रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स के टोटल और जो अपने रिजल्टेंट है, जो उसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसके टोटल जो है एलिमेंट के, ये सारे इक्वली बैलेंस होना चाहिए। और जैसे अपने पास है Fe, आयरन को आप सब जानते हैं, इसके साथ जब हम पानी का रिएक्शन कराते हैं, ये पानी का रिएक्शन कराने से ये क्या बनता है, Fe3O4, इसको क्या बोलते हैं, ये FeO प्लस Fe2O3, इसका कॉम्बिनेशन है, ये है फेरोफेरिक ऑक्साइड, अर्थात ये है फेरस ऑक्साइड, यह है फेरिक ऑक्साइड। इन दोनों के मिलन से होता है Fe3O4। पानी के साथ जब रिएक्शन होता है तब ये Fe3O4 बनता है, और यहाँ पे Fe3 है, इसलिए यहाँ पे 3Fe रखना पड़ेगा। और साथ में क्या बनता है, ये साथ में बनता है हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाता है, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाता है, और ये O4 है, तो O अगर 4 है तो यहाँ पे 4 डालना पड़ेगा, चाहे तुम्हें 8 है तो यहाँ पे 4 डालना पड़ेगा। इस प्रकार से अपन बैलेंसिंग भी करते हैं और कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। जब ये केमिकल कॉम्बिनेशन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें केमिकल कॉम्बिनेशन को आपको देखने को मिलेगा कि एक चीज से दूसरी चीज में, इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि केमिकल कॉम्बिनेशन होने के लिए कई एलिमेंट इन ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करते हैं, तभी जाके कोई कंपाउंड बनता है, जिन कंपाउंड को हम जानते हैं, चारों तरफ देखते हैं। और एक से अधिक जो है संख्या में कंपाउंड होते हैं, मतलब एलिमेंट जोड़ते हैं, 2 से 3 से 4, कई कॉम्प्लेक्सिटी रहती है, उन सब पर न जाकर हम सिंपल वे से ये समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर एमोनिया है NH3, ये NH3 है, और उसके बाद है कॉपर ऑक्साइड, इन दोनों को आप जानते हैं, ये अमोनिया गैस है और ये कॉपर ऑक्साइड है। इन दोनों को अगर रिएक्शन होना है तो क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, ये कॉपर को अलग कर देंगे, प्लस क्या करेंगे, ये कॉपर को अलग करने के बाद आपका नाइट्रोजन को रिलीज करेंगे, नाइट्रोजन को रिलीज करने के बाद क्या बनाएंगे, पानी। इतनी चीजें बनती है, अर्थात एमोनिया जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, इस नाइट्रोजन को रिलीज करता है, कॉपर को ये रिएक्टिविटी सीरीज में जिसका पावर ज्यादा होता है वो दूसरे को अलग कर देता है, जिसका पावर कम है, जैसे कॉपर पावर कम है, वो कभी आयरन को अलग नहीं कर पाता, लेकिन आयरन कॉपर को अलग कर देता है। ये चीज आप लोग पढ़ेंगे जब रिएक्टिविटी सीरीज पे बातें होगी कि क्या चीज होती है, तब आपको समझ में आएगा। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि इस प्रकार से इसको जब बैलेंस करते हैं हम, तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे कॉपर चूंकि 3 है तो यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा, और यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे N2 हो गया, ये बैलेंस हो गया, और H2 हो तो यहाँ पे 3 इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि 3 दूनी 6 है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया तो ऑक्सीजन 3 हो गया, कॉपर 3 हो गया तो कॉपर 3 हो गया। इस प्रकार से देखिए कैसे बैलेंस किया हमने एक को पकड़ लिया, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। जब यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन 1 है, या नाइट्रोजन को पकड़ लो आप, तो नाइट्रोजन क्या है, N2, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, 2 डालना पड़ेगा। जैसे 2 डालेंगे तो ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 डालना पड़ेगा, 3 डालेंगे तो ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 डालेंगे तो ये ऑक्सीजन 3 हो जाएगा, हमारे कॉपर भी 3 हो जाएगा, तो तब जाके कॉपर में आखिरी में 3 डालेंगे। दिस इज द वे टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। इस प्रकार से कई केमिकल रिएक्शन हैं जिसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं,
और इसके लिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इन ग्रुप्स के बारे में और इसके वैलेंसीज के बारे में। इसको अगर आप समझ गए तो आपको केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत इजी लगेगा। तो अभी माय डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि केमिस्ट्री में जो कॉम्बिनेशन है ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें है। तो आपके दिमाग में यह बैठ गया है कि वैलेंसी जब तक हम नहीं जानते हैं तब तक हम केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं, और केमिकल कॉम्बिनेशन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जब तक बैलेंस नहीं कर लेते तब तक हम ये नहीं कह सकते कि सही सही में केमिकल रिएक्शन हुआ। क्योंकि केमिकल रिएक्शन अगर एस्टेब्लिश हुआ है इसका मतलब ये बैलेंस हुआ होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन का तरीका है इसमें कई टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कॉम्बिनेशन, तो एक है कॉम्बिनेशन यानी चीज किसी से जुड़े। आपने देखा होगा बहुत से मैग्नीशियम वगैरह कुछ ऑक्सीजन में डाल दिया तो क्या करेगा, उसका ऑक्साइड बना देगा। क्या करेगा, MgO बनाएगा। O क्यों, इसमें O2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है और ऑक्सीजन की भी वैलेंसी 2 है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO ही होगा। अर्थात इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी, दोनों को 2-2 चाहिए, इसलिए एक एक को एक एक चाहिए, इसलिए MgO लिखते हैं। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। ये O2 है तो निश्चित इसको 2 डालना पड़ेगा, ये Mg भी 2 हो गया तो ये 2 हो गया, तो 2Mg प्लस O2। तो हम पहले से 2Mg प्लस O2 2MgO ऐसा करके कभी भी रिएक्शन को नहीं लिखते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं कि कौन से एलिमेंट या कंपाउंड किस एलिमेंट या कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, उसके बाद उसको बैलेंस करने के बाद 2 लगे 3 लगे जो लगे वो हम करते हैं। ये है कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन के बाद अपने पास आता है कौन सा, अपने पास आता है आपका डिकम्पोजिशन। आपको मालूम है डिकम्पोजिशन का मतलब, निश्चित रूप से मालूम है, अलग हो जाना, डिकम्पोज करना। जब डिकम्पोज करते हैं हम, यानी कि कोई एक चीज है और वो ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है कि अलग अलग वो बन जाए। तो जैसे कि पानी, बहुत सुंदर एकदम जो हमारे हाथ के सामने हमें पानी में जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब वो क्या बनता है, बेसिक चीज में, यानी H2 प्लस O2। हाइड्रोजन भी डायटोमिक, ऑक्सीजन भी डायटोमिक, इसे लिखते वक्त हमको H2 and O2 लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा। जैसे डालेंगे तो हाइड्रोजन 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसमें फिर से 2 यहाँ डालना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस होगा और 2H2O मिलके 2H2 प्लस O2, ये होगा डिकम्पोजिशन, यानी स्प्लिट होना, अलग होना। ऐसी कई डिकम्पोजिशन के है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसको जब हम हीट देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। ये डिकम्पोजिशन है, एक चीज से वो डिकम्पोज होकर 2 चीज बनाना। तो एक हो गया कॉम्बिनेशन और एक है डिकम्पोजिशन। एक तीसरी चीज को अगर हम अभी आपको देखें कि तीसरी चीज क्या होती है, वो होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यानी कि कोई चीज है, आपके पास नमक है तो उसमें से सल्फेट को उड़ा दो, वो कोई दूसरा ले जाए, ये है डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं कि कैल्शियम सल्फेट, ये अगर किसके साथ रिएक्शन कर, जिंक के साथ, जिंक जो है इसकी रिएक्टिविटी जो है सीरीज में हाई पोजीशन है, नहीं कईयों को वो हटा देता है, अपने में ले लेता है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक आपका सल्फेट को लेगा तो ये क्या होगा, ZnSO4 होगा और साथ में कैल्शियम को अलग छोड़ देगा। कैल्शियम सल्फेट को पकड़ के रख नहीं पाएगा जब जिंक के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी हाई है
और इसलिए ये अब इसकी भी SO4 की वैलेंसी 2 है, जिंक की भी वैलेंसी 2 है, इसलिए सिंपल जिंक सल्फेट बनेगा। कैल्शियम उसकी वैलेंसी 2 है, सिंपल कैल्शियम बनेगा। तो जिंक सल्फेट प्लस कैल्शियम, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आपने जिंक ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, सल्फेट को ले लिया, कैल्शियम को डिस्प्लेस कर दिया। ये तीसरे टाइप की चीज है। इसमें से आपका जैसे मैग्नीशियम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करता है, तो मैग्नीशियम क्लोरीन को उठाएगा, तो क्लोरीन को डिस्प्लेस करके खुद में लेगा, तो MgCl2 होगा, और क्या करेगा, हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा। इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। 2 एग्जांपल आपको दिया है ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन कैसे हुआ और डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट को अगर आप समझ गए हैं तो आपके पास आएगा डबल डिकम्पोजिशन। ये डबल डिकम्पोजिशन नाम से आपको पूरा समझ में आ रहा होगा कि डबल में क्या होता है, ये इसका ले ले, ये इसका ले ले। जो एसिडिक फैक्टर है और जो नॉन एसिडिक फैक्टर है, मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मान लो आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट, आपको मालूम है सिल्वर AgNO3, सिल्वर की वैलेंसी 1, NO3 की वैलेंसी 1, इसलिए इसका फॉर्मूला हो गया AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट मान लीजिए रिएक्शन करता है किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ। सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं, नमक डेली यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन करता है तब ये क्या करता है, ये क्लोरीन को उठाते हैं और ये सोडियम इसको उठाते हैं, तो क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3। इसमें देखिए सबकी वैलेंसी 1 है, NO3 की वैलेंसी 1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, सोडियम की 1 है, क्लोरीन की, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये AgCl हो जाएगा, ये NaNO3 हो जाएगा, क्योंकि सबकी वैलेंसी 1 है इसमें, और ये डबल डिकम्पोजिशन इस प्रकार से हुआ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के क्लास से हमने ये सीखा है कि केमिकल कॉम्बिनेशन होने के लिए ग्रुप्स का क्या महत्व है, व्हाट इज द रोल ऑफ द ग्रुप्स, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, इन सबको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अलग अलग कॉम्बिनेशन का तरीका आपको बताया, कंबाइन होना, डिस्प्लेस होना, डबल डिकम्पोजिशन होना, डिकम्पोजिशन होना। इन चीजों को अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और अपने किताब से एक बार रीड कर ले, तो आपको केमिस्ट्री का ये जो बेस है, और ये क्यों होता है ऐसा, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये सारे चीज जो है इनर्ट गैस बनने के दिशा में काम करते हैं। ये चाहते हैं कि स्टेबल बन जाए। नमक जो आपको आता है वो स्टेबल बन के आता है, क्योंकि ऑक्सीडेंट पूरे हो जाते हैं। पिछली क्लास में बताया था। अगली क्लास में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आने वाले हैं, और मुझे उम्मीद है कि मेरी इस क्लास को आप लोग पसंद कर रहे हैं। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो अगली बार फिर मिलेंगे हमारे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट।